नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़े अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है। सिनेमा समाज से सीधा संवाद करने का सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होना ज़रूरी है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा के एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण पहलू के बारे में, और वो है कुछ ऐसी फ़िल्में जो आपके जीवन को कहीं न कहीं गढ़ती हैं। जो दर्शक जो फ़िल्में देखने जाते हैं, वो उनको एक अलग तरह से प्रेरित करती हैं कि वे अपने जीवन मूल्यों को, वे अपने जीवन के आदर्शों को नए सिरे से गढ़ सकें और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकें और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने जीवन के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। तो यानी संक्षेप में अगर हम कहें तो कुछ ऐसी फ़िल्में जिनको हम मोटिवेशनल सिनेमा के नाम से जानते हैं, क्योंकि सिनेमा तो हम देखते हैं कि जो हमारा ख़ास तौर से हिंदी सिनेमा है या जो भी हमारा कमर्शियल सिनेमा है, वो साल में सैकड़ों की तादाद में फ़िल्में बनती हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ फ़िल्में बहुत कमाल दिखाती हैं, कुछ फ़िल्में धराशायी हो जाती हैं। लेकिन उनका कोई जीवन पर असर नहीं पड़ता। उनमें से बहुत सारी फ़िल्में ऐसी होती हैं जिनको आप सिनेमा हॉल से निकलने के बाद भूल जाते हैं, उनका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता सिवाय इसके कि वो आपको कुछ समय के लिए थोड़ा मनोरंजन दे सकें। लेकिन कई फ़िल्में ऐसी होती हैं जिनको आप फ़िल्म देखने के बाद अपने घर तक ले जाते हैं, अपनी स्मृतियों में संजो कर रखते हैं और वो कहीं न कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का काम करती हैं। आज हम ऐसी ही कुछ फ़िल्मों के बारे में बात करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं 2 बहुत विद्वान जो कि सिनेमा के बारे में ही लगातार चर्चा करते हैं, प्रोफ़ेसर जबरी उमर पारेख। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि पारेख साहब पिछले 4 दशकों से सिनेमा के बारे में लगातार लिख पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। अजय ब्रह्मात्मक जी हमारे साथ हैं, जो कि एक जाने-माने फ़िल्म क्रिटिक हैं और वर्षों से फ़िल्म समीक्षाएँ कर रहे हैं और अब डिजिटल माध्यम में भी सक्रिय हैं। अजय जी भी बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। मैं आप दोनों विद्वानों से बात करूँगा कि क्या प्रेरक सिनेमा बॉलीवुड की तमाम फ़िल्मों की भीड़ में, यानी जो 100, 200, 500, 700 करोड़ की या 1000 करोड़ की कमाई करने वाली फ़िल्में होती हैं, उन फ़िल्मों की भीड़ के बीच में क्या कुछ ऐसी फ़िल्में जो शायद कम बजट की हों या अगर बड़े बजट की भी हैं तो भी, उनकी अपनी कोई एक ऐसी इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल वैल्यू होती है जिसको लेकर के दर्शक कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली ला सकता है। अजय जी, मैं आपसे बात शुरू करना चाहूँगा और मैं सबसे पहले दरअसल अभी हाल में एक फ़िल्म आई है, 12th फ़ेल यानी 12वीं फ़ेल। मैं उससे अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि वो एक फ़िल्म अगर आपने देखी है, तो शायद आप इस बात से सहमत होंगे कि वो फ़िल्म जो है वो एक चूँकि सच्ची घटना पर एक सच्ची कहानी पर आधारित है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि 12वीं में फ़ेल हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उसने आईएएस का इम्तिहान दिया और आईपीएस का इम्तिहान दिया और एक पुलिस अधिकारी बने। तो ऐसी कहानियाँ क्या हमें वास्तविक जीवन में कुछ प्रेरित करती हैं या प्रेरित कर सकती हैं? सिनेमा का इस तरह का कोई योगदान आप समझते हैं अजय जी? आपकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, इसका मतलब है दिक्कत है। कहीं आपके पॉइंट पर कुछ हो सकता है समस्या हो। मैं ये सवाल पारेख हेलो। साहब के पास लेकर चलता हूँ। हाँ, मैं ये सवाल पारेख साहब के पास लेकर चलता हूँ और आप अपना सिस्टम ठीक कर लीजिए, फिर हम दोबारा आपके पास आएँगे इस पर और बातचीत करने के लिए। आप पारेख साहब, आप इस प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पारेख साहब, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अजय जी, आप अपने आप को लॉग आउट करके फिर से लॉगिन कीजिए प्लीज़। करता हूँ, मैं करता हूँ। पारेख साहब, आप शुरू कर सकते हैं अपनी बात, आप रख सकते हैं। हाँ। ऐसा है अमिताभ जी कि ये मसला केवल एक फ़िल्म का नहीं है। लगभग अगर देखा जाए तो कोई भी फ़िल्म या कोई भी साहित्यिक रचना किसी भी तरह की किसी के द्वारा भी लिखी गई हो, उसके साथ में एक मैसेज, एक संदेश जुड़ा होता है। वो संदेश जो है ज़रूरी नहीं है कि समाज के लिए अ, उपयोगी हो, सार्थक हो या पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, वह नकारात्मक भी हो सकता है। लेकिन हर फ़िल्मकार जो है अपनी फ़िल्म के माध्यम से कुछ कहता है और वो मनोरंजन के लिए फ़िल्म बनाता है तो भी वह कुछ कहता है।
इस बात को इस तरह से देखा जा सकता है कि दरअसल जो भी फ़िल्म होती है, चाहे वो मनोरंजन के लिए ही बनाई गई हो, शुद्ध मनोरंजन के लिए, और केवल उसके पीछे की प्रेरणा जो है, वो व्यावसायिक हो, तो भी उसे अपने समय के सच्चाइयों या अपने समय के यथार्थ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर पेश करना होता है। ये संभव नहीं है कि अपने समय से को लाँघ कर या अपने समय की पूरी तरह से उपेक्षा करके कोई फ़िल्म बन सकती है या कोई साहित्यिक रचना हो सकती है। वह ज़रूर होती है। और उसके पीछे एक दृष्टि, एक विचार दृष्टि भी काम कर रही होती है। वो बहुत छिछली हो सकती है, वो बहुत जन विरोधी हो सकती है, वो किसी भी तरह की हो सकती है। यानी कि जिसे आप प्रेरक कहते हैं, अगर उसको सकारात्मक अर्थ में लें, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेरक हो। हम पिछले समय में कुछ ऐसी फ़िल्मों की चर्चा कर चुके हैं, देखा जा चुका है, जिसकी प्रेरणा सकारात्मक नहीं थी। वो समाज में विभाजन करने वाली थी। तो ये एक प्रश्न है। अब 12वीं फ़ेल पर मैं आऊँगा, उससे पहले एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। वो यह है कि अ, जब कोई फ़िल्मकार फ़िल्म बनाता है और वो फ़िल्म बनाता है, तो उसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो वो उस फ़िल्म के माध्यम से कहना क्या चाहता है, और दूसरा जो इस पहले प्रश्न से कम महत्वपूर्ण नहीं है, वो है कि कहने का उसका तरीका क्या है, उसका अंदाज़े बयाँ क्या है। यानी कि एक फ़िल्मकार को केवल फ़िल्म बना देना पर्याप्त नहीं है, वो फ़िल्म को एक कला की दृष्टि से, फ़िल्म कला की दृष्टि से, संप्रेषणीयता की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से भी वो किस तरह की फ़िल्म बना रहा है। अगर उसकी फ़िल्म जो है, इस दृष्टि से कमज़ोर है, इस दृष्टि से प्रभावी नहीं है, तो वो बहुत लंबे समय तक दर्शकों को प्रभावित नहीं करेगी और फ़िल्म के इतिहास में वो अपनी कोई जगह नहीं बनाएगी। इसलिए जब हम किसी भी फ़िल्म के बारे में बात करें, तो 2 बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि नंबर 1, कि उस फ़िल्म को बनाने वाले फ़िल्मकार जो हैं, उस फ़िल्मकार के पीछे की दृष्टि क्या है, वो क्या उसके माध्यम से कहना चाहता है, और दूसरा जो कहने का तरीका उसने अपनाया है, जो कहने के लिए जो भाषा उसने अपनाई है, जो शिल्प अपनाया है, वो कितना प्रभावी है। क्योंकि अंततः फ़िल्म एक कला भी है और इस दृष्टि से भी उसे देखा-परखा जाना चाहिए। तो ये दोनों बातें हैं। तीसरी बात जो है, जब विचार दृष्टि की बात करते हैं, मैं ये सब संदर्भ जो है, वो 12वीं फ़ेल के संदर्भ में भी दे रहा हूँ। वो यह है कि हम एक दृष्टि से एक फ़िल्म को सकारात्मक मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरी दृष्टि से भी वो सकारात्मक हो। जैसे मैं आपको इसी 12वीं फ़ेल फ़िल्म का उदाहरण दूँ। ये एक गरीब गाँव के देहाती युवक के जीवन संघर्ष की कहानी है, जो एक ऐसी परीक्षा में कामयाब होता है, जिसका वो सपना भी नहीं देख सकता। दरअसल वो उसकी पहुँच से बहुत-बहुत दूर होता है, लेकिन वह संघर्ष करता है, वह ईमानदारी से लगा रहता है, प्रयत्न करता है, बहुत ही कहना चाहिए कि विरोधी परिस्थितियों के बीच में वो इस सफलता को हासिल करता है, लेकिन वो सफलता उसकी अकेले की नहीं है। 2 दृष्टियों से वो सफलता और कई लोगों की है। नंबर 1 तो उसकी इस संघर्ष में उसका जो साथ देने वाले हैं, उनका भी उसमें योगदान है। जो उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसे हताश नहीं होने देते, उसकी मदद भी करते हैं। दूसरी तरफ इस तरह के युवक जो बहुत ही विरोधी परिस्थितियों के बीच में इस तरह की परीक्षाएँ पास करते हैं, और वो भी हिंदी माध्यम से, जबकि आप जानते हैं कि हिंदी माध्यम से बहुत अपवाद रूप में ही अ, उम, परीक्षार्थी जो होते हैं, वो सफल होते हैं। वह व्यक्ति कामयाब होता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि यह एक एक व्यक्ति के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है।
यानी कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। प्रॉब्लम नकारा जब मैंने कहा कि ये बहुत ही प्रेरक कहानी है, तब इसका एक पहलू और है। वो पहलू ये है कि आप अगर इस दृष्टि से देखें कि आखिर हम समाज में किस तरह के युवक बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसने एक बहुत बड़ी परीक्षा पास की, आईपीएस की परीक्षा पास की, लेकिन आईपीएस, आईएएस ये व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है, ये तंत्र के एक तरह से पुर्जे हैं। आप कितने भी ईमानदार हों, लेकिन आप उस तंत्र को अपनी इच्छा से नहीं बदल सकते। आपको जो है, अगर आप ईमानदार होंगे, तो जैसी परिस्थितियाँ हैं, और आज से नहीं, ये कोई 10 साल की बात नहीं है। ये जब से ये सिस्टम बना है, आप जानते हैं कि इस तरह की संस्थाओं में ये जो आईएएस और आईपीएस बनने वाले हैं, वो अंततः एक तरह से व्यवस्था के पुर्जे बन के रह जाते हैं, उनके हाथ के खिलौने बन के रह जाते हैं। तो उनकी कामयाबी जो है, अंततः सिर्फ़ इसी बात में होती है कि वो व्यवस्था के लिए कितने उपयोगी होते हैं। अगर उपयोगी नहीं हैं और वो उस व्यवस्था के चलाने में मददगार नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें उठाकर फेंक दिया जाए, हो सकता है कि उन्हें कहीं फँसा दिया जाए। हम जानते हैं कि ऐसे कई आईएएस और आईपीएस ऑफ़िसर हैं हुए हैं, जिन्हें अंततः इस्तीफ़ा देकर अलग होना पड़ा। हम ये भी जानते हैं कि ऐसे आईपीएस अभी भी जेलों में बंद हैं, जो अपनी ईमानदारी की कीमत चुका रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसी परीक्षाओं में बहुत कामयाबी जो है समाज के लिए अंततः कोई बहुत प्रेरणा देती हो, मुझे नहीं लगता है। मैं कहीं न कहीं ये सिस्टम को चलाने वाला जो तंत्र है, उस तंत्र में ऊँचे पदों पर बैठकर सफलता प्राप्त करने वालों को ग्लोरीफाई करने की कोशिशें जो होती है सिनेमा के माध्यम से, चाहे वो आईएएस ऑफ़िसर हो, चाहे आईपीएस ऑफ़िसर हो, चाहे कोई सेना या पुलिस का और कोई बड़ा अधिकारी हो, उन सबों को जीवन को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, तब मुझे मैं बहुत प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अंततः वो सफलता इस बात से नापी जाती है कि वो सिस्टम के लिए क्या कर रहे हैं और सिस्टम के लिए कितने उपयोगी होते हैं और सिस्टम उनको अपने लिए काम में फारूक लेते साहब, हुए मैं आपको आपको हैं। बीच में रोक रहा हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी लेकिन बात खत्म मैं नहीं होती है। जी, जी, आपने जो बात कही है, दरअसल देखिए, वो आपका अपना एक व्यू है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी जितनी भी कहानियाँ होती हैं, वो कम से कम एक व्यक्ति की जिजीविषा को दिखाती हैं। एक व्यक्ति के अंदर कम से कम एक, अगर उसका कोई सपना है, उस सपने को प्राप्त करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, उसको जो मेहनत करनी पड़ती है, अपनी जिन भी जो भी हालात हैं उसके, उनसे जूझने की जो उसकी क्षमता है, उनसे जूझने की जो उसकी इच्छा है, और किस तरह से वो अपनी परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से लड़ करके आगे बढ़ता है, ये मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा ज़रूरी बात है, बजाए इसके कि हम इसको इस तरह से देखें कि अगर कोई आईएएस बन गया या आईपीएस बन गया या कोई सरकारी बड़ा अधिकारी बन गया, तो उसमें कोई हम नकारात्मकता खोजें। ऐसी बातें अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है, जो तमाम सारी जो खेलों पर फ़िल्में बनी हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं कि भई जो खिलाड़ी हैं अंततः वो क्या कर रहे हैं समाज में, वो भी तो पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो आप जितनी भी फ़िल्में आप देख लें। मेरा मानना है कि ये जो चीज़ है, चाहे 12वीं फ़ेल के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो अंततः वो जो फ़िल्म है, वो कहीं न कहीं वो दिखाती है कि जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला लड़का है, वो तमाम जो अंग्रेज़ी मीडियम का एक मायाजाल है, या जो उसका एक दबदबा है, उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। और उसमें एक कैरेक्टर जो अंशुमान पुष्कर ने प्ले किया है, जो गौरी भैया का कैरेक्टर है, जो कहता है कि भई, एक ये आगे जाएगा तो तमाम सारे कितने लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी। ये एक पूरे समाज का एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो कहीं न कहीं वो जो है, वो एक वर्गीय चेतना जो आती है उसमें, वो भी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। उम्मीद है अब आपका कनेक्शन ठीक होगा और आपको समस्या नहीं आएगी। जो बात फारूक साहब ने कही, वहाँ से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारा सिनेमा है, दरअसल जब हम प्रेरक सिनेमा की बात करते हैं, तो सिनेमा जब से शुरू हुआ है, तब से उसमें कहीं न कहीं प्रेरणा का तत्व तो रहता ही है। चाहे आप उसको मूक सिनेमा के ज़रिए देखें या बाद की फ़िल्मों के ज़रिए देखें, जब तक उसमें घनघोर व्यवसायीकरण नहीं आ गया, यानी सिनेमा को सिर्फ़ हमने पैसा कमाने का, धंधा करने का एक ज़रिया नहीं बना लिया, तब तक जो भी फ़िल्में बनती हैं, चाहे वो पारिवारिक सिनेमा हो, चाहे वो
एक्शन फ़िल्में हों या कोई भी हो, एक्शन फ़िल्मों में भी हम इतना तो कम से कम प्रेरणा रखते ही हैं कि जो विलेन है, वो मारा जाता है, यानी कि बुराई जो है उसका खात्मा होता है और जो हीरो है हमारा, वो चाहे कैसा भी हो, वो हीरो जो है वो जीतता है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत वाला जो एक फ़ॉर्मूला है, वो तो कम से कम रहता ही है, इतनी प्रेरणा। लेकिन मैं जिस प्रेरक सिनेमा की बात कर रहा हूँ, वो जो बात है कि कम से कम आप फ़िल्म देखने के बाद जब लौटते हैं सिनेमा हॉल से और अपनी दैनिक जीवन में लौटते हैं, तो आप जिस तरह का जो आपने फ़िल्म देखी है, उसका कहीं न कहीं असर आपके दिमाग में रहता है। मैं अभी हाल में ही देखी गई एक और फ़िल्म की चर्चा करना चाहूँगा, बारहवीं फ़िल्म पर तो बात हो ही रही है। द ग्रेट इंडियन फैमिली जो कि अभी प्राइम वीडियो पर आई है, उससे पहले सिनेमा हॉल में आ चुकी है। वो फ़िल्म जिस तरीके से यानी हमारे जो सांप्रदायिक सद्भाव का मामला है, वो उसको जिस तरीके से उठाती है और अपने मतलब मनोरंजक फ़ॉर्मूले के तहत उठाती है और बिना किसी नारेबाज़ी के उठाती है और बिना किसी बहुत गंभीर तकरीर के उठाती है। बहुत ज़्यादा उसमें भाषणबाज़ी नहीं है, कहीं-कहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। वो मुझे लगता है एक बहुत असरदार तरीका है लोगों तक मैसेज पहुँचाने का कि हम सब जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई-भाई वाली बात जो कही जाती है, तो वो उस फ़िल्म में निकल कर के आया है, जो जैसा मेरी समझ में आया कम से कम। तो मैं आपसे अजय जी जानना चाहूँगा कि ये जो सिनेमा है, इसकी किस तरह की इम्पोर्टेंस देखते हैं, ख़ास तौर से हमारा जो मौजूदा सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल जो हमारा माहौल है, उसमें आप इस तरह की सिनेमा की क्या इम्पोर्टेंस देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी। मुझे लगता है कि आपकी बात से सहमत होते हुए मैं ज़रूर इस बात की का समर्थन करूँगा कि ऐसी फ़िल्में बनती जा रही हैं, बन रही हैं और कहीं न कहीं इंस्पायर तो करती हैं हमें। चाहे वो 12th फ़ेल का मामला हो, जहाँ पे मनोज शर्मा नाम के व्यक्ति के जीवन पे वो कहानी बनी है और जिस तरीके से वो 12th फ़ेल थे, इस फ़िल्म को देखते हुए मैं अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ रहा था इसको। मैं आपको बता दूँ, आज सबके सामने कह रहा हूँ कि मैं पास विदाउट इंग्लिश 3rd डिवीज़न था मैट्रिक में और इंटर भी मैंने ग्रेस मार्क से पास किया था। लेकिन मेरे साथ जैसे इस बालक के साथ होता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे मित्र आए, कुछ ऐसे टीचर आए, जिनकी वजह से मेरे रास्ते में जीवन में सुधार आया और फिर मैं यूनिवर्सिटी में आते-आते मैंने टॉप किया। तो ऐसी घटनाएँ हम सबके जीवन में घटती हैं, जहाँ पे हम संगति कुसंगति की वजह से या अपनी परिस्थितियों की वजह से, अपने बैकड्रॉप, अपने बैकग्राउंड की वजह से उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं और कहीं न कहीं सामाजिक इसमें पिछड़ जाते हैं। मेरी समस्या तब शुरू होती है जब इन सारी फ़िल्मों को एक कॉम्पिटिटिव वे में पेश किया जाता है। एक कॉम्पिटिटर बना करके आपको पेश किया जाता है। कामयाबी पे इतना ज़्यादा ज़ोर हो जाता है कि आप देखें कि एक टेम्पलेट बन गया है इन फ़िल्मों का, चाहे हम 12th फ़ेल की बात करें या अभी मैंने ऑल इंडिया रैंक भी देखी, वरुण ग्रोवर की फ़िल्म है, वो भी देखी मैंने। छिछोरे भी एक फ़िल्म आई थी, आपने देखी होगी। इवन थ्री इडियट्स भी लगभग ऐसे ही बैकड्रॉप पे फ़िल्म थी। तो इन सभी फ़िल्मों का एक टेम्पलेट बन चुका है अब कि उसमें 4 बच्चे होंगे, 4 लड़के होंगे, एक कमज़ोर होगा, एक सुसाइड करेगा, एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया होगा, जो आगे निकलेगा और इस तरीके से एक फ़ॉर्मूला सा बन गया। वो भी 12th फ़ेल में भी इस्तेमाल हुआ है। जो जबरीवल साहब कह रहे हैं, पारेख साहब जो कह रहे हैं, वो समस्या वहीं से शुरू होती है। जब हम इनको एक कॉम्पिटिटर बना के, इनकी सक्सेस को दिखा करके और फिर हम बताते हैं कि देखो ये कितना कामयाब हो गए। लेकिन परोक्ष में जो चल रहा है, इनकी कामयाबी का लाभ कौन उठा रहा है? या इनको कामयाब बना करके कौन ये सूत्र, ये फ़ॉर्मूला दे रहा है आपको कि आप ऐसा-ऐसा करेंगे तो आप सामाजिक तौर पर कामयाब होंगे और कहीं न कहीं वो सामाजिकता आपकी जो उपयोगिता बढ़ जाएगी, आप इस सिस्टम के लिए उपयोगी हो जाएँगे। ये खेल में भी यही होता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में लगभग यही होता है कि आपकी सामाजिक उपयोगिता क्या बनती है और सामाजिक उपयोगिता सिस्टम तय करती है। अगर आप सिस्टम के अनुकूल हैं, तो आप सामाजिक रूप से उपयोगी हैं। अगर आप सिस्टम के अनुकूल नहीं हैं, तो आपको जेल में डाला जा सकता है। तमाम बेहतर सोच के बावजूद, तमाम बेहतर विकल्पों के बावजूद। मुझे ऐसी एस्पिरेशनल स्टोरी में
मुझे नील बटे सन्नाटा जैसी फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं, जहां पे बिल्कुल एक आम आदमी के संघर्ष को, एक छोटे एस्पिरेशन को, वो किसी बड़े स्तर पर, नेशनल लेवल पे, किसी कॉम्पिटिटिव, अपनी बेटी को पढ़ाने का शौक है उसको, वो ज्यादा इंस्पिरेशनल कहानी है। मुझे थ्री इडियट फिलोसफिकली ज्यादा अच्छी लगती है फिल्म, जहां ये कहा जाता है कि मन मर्जी का काम करो और अवसर तो तुम्हारे पीछे भाग के आएगा, अगर तुम लगन से काम करो, अगर तुम संवेदना के साथ काम करो। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। दिक्कत वही है कि हिंदी फिल्में एक खास फार्मूला में चलती हैं। अभी ट्वेल्थ फेल देखते हुए मुझे कोटा फैक्ट्री भी याद आ रही थी, मुझे एस्पिरेंट टाइप की फिल्में भी याद आ रही थी, टीवीएफ की बहुत सारी ऐसे सीरीज आए हैं, वो सारे याद आ रहे थे। तो और दूसरा एक चीज मैंने नोटिस की कि इन सभी फिल्मों के पीछे कहीं ना कहीं जो दिमाग लग रहा है वो ये हुआ है कि फिल्मों में इस बीच बहुत सारे लोग हाईटेक से आए हैं, इंजीनियरिंग के बैकड्रॉप से आए हैं, आईआईटी के बैकड्रॉप से आए हैं, और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बैकड्रॉप से आए हैं। तो बेसिकली वे सारे अपनी कहानियां लिख रहे हैं, अपने जो अनुभव है उसको शेयर कर रहे हैं आपके साथ। कहीं से भी ये गलत नहीं है, लेकिन गलत तब होता है जब ये फार्मूला बनता है और इस फार्मूले का हम बेजा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ट्वेल्थ फेल की कामयाबी तो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी टाइगर 3 जैसी फिल्म के सामने यह फिल्म टिकी हुई है और लगातार दर्शकों को आकर्षित कर रही है, और जो भी फिल्म देख के आ रहा है वह जरूर दूसरे तीसरे को बताता है कि आप एक फिल्म जाकर देखिए। होता क्या है कि एज एन ऑडियंस, हम दर्शक के तौर पर ऐसी पीड़ाओं के साथ एक सहानुभूति अनुभव करते हैं, और वह हमारा विरेचन करता है कहीं कहीं, और उससे हम मनोरंजन के तौर पर भी लाभान्वित होते हैं, और हमें लगता है कि हमने कुछ एक अच्छा काम किया, हमने एक ऐसी फिल्म देख ली, हमने एक ऐसी कोशिश को समर्थन दिया, तो हमें आत्म सुख भी होता है। दर्शक इस हिसाब से जुड़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं ऐसी फिल्मों के। आप देखेंगे ट्वेल्थ फेल अभी आएगी, चली जाएगी, विनोद चोपड़ा की अगली फिल्म आएगी, वो हो सकता है कोई घोर कमर्शियल फिल्म हो, तो वो प्रेरणा वरना सब पीछे छूट जाएगी। हम अपने डिस्कशन में इसकी जरूर चर्चा करेंगे और बाद में भी चर्चा करते रहेंगे। जी अमिताभ। शुक्रिया अजय जी, आपने जो बात कही है, मैं वो जो आपने टेम्पलेट वाली बात कही है, दरअसल उसमें काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, देखिए सिस्टम के खिलाफ खड़ा होने वाला हीरो भी हमने दो तरह का हीरो देखा। एक तो हमारा जो कॉमर्शियल सिनेमा का हीरो, जैसे जो टेम्पलेट अमिताभ बच्चन के साथ शुरू हुई कि वो एक व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता है और वो अपने ढंग से उस व्यवस्था का प्रतिकार करता है। दूसरा जो हमने हमारे जो कला सिनेमा के दिग्गज रहे, चाहे वो श्याम बेनेगल हो, गोविंद निहलानी हो, या उससे पहले सत्यजीत रे या मृणाल सेन की फिल्में हो, या उससे भी पहले जो उसके समकालीन जितने विमल रॉय या उस तरह के निर्देशक रहे, उन्होंने जो नायक गढ़े, या जैसे अभी जो फिल्म आई थी कुछ समय पहले मनोज वाजपेयी की जो फिल्म आई थी सिर्फ एक बंदा काफी है, जिसमें हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है, वो एक प्रेरक चरित्र बनकर के उभरता है कि, और वो भी कहानी वो भी एक असली मतलब घटना पर बेस्ड का फिल्म है। इसका जो मूल चरित्र है, वो एक मुख्य चरित्र जो है वो एक वास्तविक व्यक्ति है, एक वकील की कहानी है। तो उस तरह की घटनाएं, उस तरह की फिल्में कहीं ना कहीं ये प्रेरणा तो देती हैं आपको कि आप अगर आप में अगर सिस्टम से लड़ने का या अपने माहौल के आसपास किसी भी घटना से प्रतिक्रिया करने का कोई मादा है या इच्छा है, तो आप जूझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आप जो कामयाबी वाली बात कह रहे हैं, कामयाब होना मेरे ख्याल में उतनी बुरी चीज नहीं है, क्योंकि जो बात आपने थ्री इडियट्स की कही, उसमें मुझे उसका एक डायलॉग याद आ गया आपकी बात सुनने के बाद कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार कर पीछे आएगी। तो काबिल बनना जो है वो एक बड़ी चीज है, और काबिल बनने के कई तरीके हो सकते हैं। काबिल बनने का मतलब सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं है, काबिल आप एक मजदूर बन के भी हो सकते हैं, एक अच्छे, जैसा कि आपने खुद ही उदाहरण दिया थ्री इडियट्स का कि आपको जो मनमर्जी का काम आता है, आप अगर उसमें आनंद ले सकते हैं तो वो लें। लेकिन एक प्रेरणा जो है वो हमको आनंद जैसी फिल्म भी देती है। आनंद जैसी फिल्म जो कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म है, वो एक अलग धरातल पर प्रेरणा देती है। फारक साहब, मैं उस तरह के सिनेमा के बारे में भी आपकी राय जानना चाहूंगा कि वो सिनेमा जो कहीं ना कहीं आपको आपकी जो उदात्तता है, या भीतर का जो आपका एक जो पवित्रता है, या आपके आप उसको कैसे कहें कि आपके व्यक्तित्व को
उछाल देने वाला काम करता है, या आपको एक तरीके से जो माहौल है उसमें अपने लिए ये देखने की सुविधा देता है कि आप जो है भौतिकता के पीछे बहुत ना भागें। हाँ, जीवन में और भी बहुत कुछ है, और ज़िंदगी जो उसका डायलॉग है कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये जो चीज़ है, अपनी ज़िंदगी को आप बड़ा बनाएँ, लंबा ना क लंबी उसकी उसकी आयु के बारे में ना सोचें। ये जो चीज़ है, ये इस तरह की सिनेमा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे परख साहब? अमिताभ जी, इस बात पर आने से पहले एक तो जो आपने कहा उसका सिर्फ ये जो 12वीं फेल है, इसकी सकारात्मक पक्ष तो मैंने शुरू में काफ़ी बताया। लेकिन मुझे लगा कि ये दूसरी बात भी कही जानी चाहिए। वो तो मैंने कहा ही, न केवल उस फ़िल्म के इन सकारात्मक पक्ष को मैंने अंडरलाइन भी किया कई तरीके से। हालाँकि आलोचना के और भी कई स्तर हो सकते हैं, और वो ये सवाल सिर्फ़ किसी फ़िल्मकार का नहीं है, ये और बहुत बड़ा है। मतलब ठीक इन्हीं परिस्थितियों में जिसमें मनोज शर्मा सफल होते हैं, अगर एक दलित होता तो क्या होता? ये छोटे सवाल नहीं है, ये हमारे समाज के ऐसी सच्चाइयाँ हैं, वहाँ प्रेरणा-एरणा सब धरी रह जाती है। सिस्टम जो है, जो गाँव से शुरू हुआ है, वही सिस्टम उसे आगे बढ़ने से रोकता कदम-कदम पर। और ये हम जानते हैं, और आजकल तो सांप्रदायिकता और हो गई है। बहरहाल इन सब को छोड़ें। एक बात मैंने और कही थी कि प्रेरक फ़िल्में एक तरह की नहीं होती, बहुत तरह की होती हैं। वैसे तो हर फ़िल्म के साथ में कोई न कोई सकारात्मक या नकारात्मक मैसेज होता है। उसी तरह से अच्छी फ़िल्में या जिसे सकारात्मक संदेश देने वाली फ़िल्में होती है, वो भी कई रूप में, क्योंकि हमारा जीवन विविधताओं से भरा हुआ है। आपने एक ऐसी फ़िल्म का उदाहरण दिया जहाँ हो सकता है कि प्रेरणा जो है, वो बहुत स्पष्ट रूप से नज़र ना आए। क्योंकि ये आनंद फ़िल्म जो है, वो सामान्य अर्थों में कोई संदेश देने वाली फ़िल्म नहीं है। वो आपको एहसास के स्तर पर प्रभावित करती है, एहसास के स्तर पर। और वो एहसास ऐसा है जिसका कोई जाति या धर्म नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है, जिसका कोई देश नहीं है। वो एहसास है मनुष्य होने का, और मनुष्य होने का एहसास जो है, उसको वो 2 स्तरों पर हमें प्रभावित करता है। एक तो जो राजेश खन्ना का चरित्र है उसमें, जो कैंसर से पीड़ित है। जीवन में कभी भी किसी के साथ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। और उस स्थिति के अंदर भी अपने अंदर के मनुष्य को बचाए रखना, अपने साहस को बचाए रखना, जो आने वाला अ, जो आने वाली भयावता है, उस भयावता के लिए मानसिक रूप से अपने को तैयार करना। हो सकता है कि बहुतों को ऐसा लगता हो कि इतना साहसपूर्ण व्यक्ति जो यह कहे कि जीवन अ, ल ल ब ब बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं। लेकिन हकीकत है, 30 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह को फांसी हो गई थी, और भगत सिंह जानते थे कि मुझे फांसी होगी। 30 वर्ष की अवस्था तो बहुत ही कम होती है, और वो उसके लिए तैयार हुए। तो अपने को मानसिक रूप से इस तरह से तैयार करना कि हम अपने समाज के लिए मतलब आनंद में तो समाज की बात ही नहीं, आनंद में तो वो व्यक्ति ही अपने को इस बात के लिए तैयार करता है कि मैं जानता हूँ कि ये कैंसर से मैं मर जाऊँगा। लेकिन अब ये मेरे पर है कि मैं हर पल, हर क्षण, हर दिन जो है मरते-मरते जिऊँ, या हर क्षण को खुशी से जिऊँ। ये खुशी से जीना, ये दिल मतलब जो भी हमें मिला है, उसको पूरी तरह से पूरे जज़्बातों के साथ में जीना। ये एक बड़ा संदेश है, और इसलिए वो फ़िल्म जो है, इस फ़िल्म की विशेषता एक और है, वो मैंने महसूस किया है। अपने स्तर पर नहीं, मैंने जिन लोगों ने फ़िल्म को पसंद किया और जिनका साहित्य कला से कुछ लेना-देना नहीं था, उन्हें आनंद बहुत गहरे रूप में प्रभावित करती है, और वो बार-बार देखते हैं उसे। वो इसलिए बार-बार देखते हैं क्योंकि वो उन्हें जीने की प्रेरणा देता है। जीवन जीते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। और इस दृष्टि से देखें तो 12वीं फ़ेल जो खुद एक बहुत प्रेरक फ़िल्म है,
अलग तरह से। ये आनंद जो है उससे कई कदम आगे जाके एक ऐसा मतलब भावात्मक रूप से और जीवन के प्रति पूरे नज़रिए की दृष्टि से बहुत प्रभावित करती है। लेकिन मेरा अपना विचार है कि ये फ़िल्में सिर्फ़ आनंद ही नहीं है, और तरह की है। ऋषिकेश मुखर्जी की बहुत फ़िल्में हैं, जो अलग-अलग ढंग से प्रभावित करती है, चाहे अनाड़ी हो, चाहे बावर्ची हो, चाहे और भी बहुत, बिमल राय की फ़िल्में देख लीजिए। तो प्रेरणा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वो प्रेरणा यह है कि आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है। अब मैं, आप जिस फ़िल्म की चर्चा कर रहे थे, संयोग से मैंने वो फ़िल्म भी देख रखी है, द ग्रेट इंडियन फैमिली। अच्छी बात ये है कि यहाँ फैमिली का जो अर्थ लिया गया है, वो इसका सबसे सकारात्मक पक्ष है। वो ग्रेट फैमिली कोई फैमिली नहीं है, वो हमारा देश है। और याद दिलाया गया है कि ये परिवार जो है वो विविधताओं से भरा है। इसमें लड़ाई-झगड़े भी हैं, इसमें मनमुटाव भी है, इसमें सब कुछ है, लेकिन वो परिवार है। और उस परिवार में आपका जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, वो कुछ नहीं है। मुझे वो फ़िल्म बहुत मतलब कहना चाहिए कि वो जैसी बनी है उससे और बेहतर बन सकती थी। लेकिन वो शायद कुछ चीज़ों से वो पीछे हट गया। जैसे कि इसी चीज़ को लें, उस फ़िल्म का ये नायक जो मतलब एक मुस्लिम है, उसके जन्म की जो कहानी है 1992, 6 दिसंबर की जगह 7 दिसंबर को दंगे हो रहे हैं। उस दंगे के दौरान में एक हिंदू ब्राह्मण द्वारा वो बच्चा अपनाया जाता है, और ये संदर्भ है उसमें। लेकिन हमें फ़िल्में ये नहीं बताती कि उसके परिवार का हुआ क्या? उस औरत का क्या हुआ जिसने वो बच्चा पैदा किया था? उसके नहीं, उस उसकी मृत्यु दिखाई गई है। उसके बारे में कहा गया है कि वो डॉक्टर कहता है मैं इसको नहीं बचा पाऊँगा। जो डॉक्टर बच्चे को बचाता है वो ये कहता है मैं इससे नहीं बचा पाऊँगा। सवाल सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उसका परिवार भी तो होगा ना उस औरत का। उसका क्या हुआ? वो नहीं कहा गया। मैं उसे कोई बहुत बड़ी गलती नहीं मानता हूँ। मेरा है कि वो नहीं कहकर जो संकेत दिया गया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संकेत ये है कि वो मुस्लिम परिवार का परिवार शायद उस दंगों में खत्म हो। उसकी पत्नी हो सकता है कि बच्चा पैदा करते हुए मर गई, मतलब उसकी माँ बच्चे की, लेकिन वो, और ये तभी तो वो लेके आया होगा ना घर, नहीं तो क्यों लेके आता? नहीं तो बाद में दे देता। तो ये एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें इस चीज़ की बहुत बहुत ही सटल ढंग से कहा गया है कि हिंदू अपने ही पड़ोसियों के बारे में कितना कम जानते हैं। आपको मैं वो एक प्रसंग सुनाता हूँ, जब वो होटल में बैठा हुआ है और होटल में बैठा हुआ वो जानना चाहता है कि मुसलमान कैसे होते हैं और मुसलमान क्या करते हैं। कैसे तो खाते हैं? वो, हाँ, कैसे खाते हैं? वो कैसे खाता है जी। तो वो देखते हैं, अरे! हम भी तो ऐसे ही खाते हैं। हाँ। फिर एक जना लेफ्ट हैंड से खाता है, तो कहता है हाँ, ये है। अब ये हाँ, ये है, ये उसकी अनभिज्ञता, उसकी मतलब कहना चाहिए कि एक तरह से कितना अज्ञान भरा हुआ है अपने ही बिल्कुल। पड़ोसियों के बारे में। इसकी नहीं, और ये चीज़ें, बहुत ये जो आप कह रहे हैं ना, ये दरअसल यही है जिसको हम परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन के मामले में हमें ये लगता है कि भई वो हमसे अलग है तो वो कुछ अलग ही करते होंगे। इसी फ़िल्म हाँ, में ये अलग भी ही दिखाया गया है कि वो जब उर्दू बोलने की कोशिश करता है तो हर जगह नुक्ता लगाता चलता है। हर जगह नुक्ता लगाता चलता है, और जो उसका मुसलमान साथी है वो उसका मज़ाक उड़ाता है कि भाई तुमने जो है खाना में भी खाना को खाना कर दिया है। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारे मन में अनायास ही बैठा हुआ है। यानी एक सामान्य हिंदू अगर देखा जाए कि भाई मुसलमान है तो वो उर्दू बोलते होंगे, मुसलमान है तो वो नॉन वेजिटेरियन खाते होंगे, मुसलमान है तो वो हर दिन नमाज़ पढ़ते होंगे। जैसे वो कहता है ना कि भई जुम्मे को जाता हूँ तो तुम भी तो मंगल को जाते हो। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो अपने आप में कहीं न कहीं ये दिखाती, आपने बात बिल्कुल सही कही है। और ये फ़िल्म इसलिए मुझे अच्छी लगी और इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन्होंने ये फ़िल्म नहीं देखी उनको देखना चाहिए कि कितने सटल ढंग से ये कम से कम उस राजनीति का विरोध करती है जो कहती है कि एक देश एक विधान, है ना? एक देश एक एक जो होता है ना, सबकी एक पहचान हो, सब एक तरीके से एक ही तरह का कपड़ा पहने, एक ही तरह की बोली बोले। तो वो जो एक एक दबदबे वाली बात है ये उसका खंडन करती है बड़े ही सटल ढंग से और बड़े ही मनोरंजक ढंग से, माने मनोरंजन के फॉर्मेट का खंडन करती है। फ़िल्म में गाने हैं, उसमें हीरो है, हीरोइन है, रोमांस है।
लेकिन जब वो हीरो कहता है कि देखिए मैं मुसलमान हूँ लेकिन मुझे हिंदू ने पाला है और मेरा एक सिकनी से मुझे प्रेम करता हूँ, और अभी कुछ देर पहले मैं एक चर्च से होकर आया हूँ वगैरह वगैरह, यानी उसकी जो बहन है वो एक ईसाई से प्रेम करती है, ऐसा उसमें दिखाया गया है एक छोटे से घटनाक्रम में। तो ये जो सारा का सारा है, तो ग्रेट इंडियन फैमिली आपने बिल्कुल सही कहा, वो कुल मिलाकर के जो बात मैंने शुरू में कही थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई वाला जो हमारा एक नारा जो हमारे समाज में हम सुनते आए हैं अपने समाज में, वो कहीं न कहीं इसमें परिलक्षित होता है। और वो जो एक फ़ॉर्मूला है, कहीं न कहीं ये फ़ॉर्मूला बद्ध होते हुए भी हमको पसंद आता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये समाज में एकता का संदेश देता है, और ये हमको हमारी जो विविधता है, सांस्कृतिक, सामाजिक विविधता जो है उसको बनाए रखने के बारे में प्रेरित करता है। ये नहीं कि सब एक ही जैसे हो जाएँ, सब एक ही तरह से सोचें, यानी टोपी लगा लिया तो मुसलमान हो गए और टीका लगा लिया तो हिंदू हो गए। ये जो चीज़ है वो उसको कहीं न कहीं एक तरीके से खारिज करता है। अजय जी, आपके पास आता हूँ, ये जो बात पारख साहब ने कही है, इसको लेते हुए आगे मैं इसमें ये चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि अक्सर हम देखते हैं जो बहुत प्रेरक फ़िल्में होती हैं, खेलों पर बनी फ़िल्में या खिलाड़ियों पर बनी फ़िल्में जो होती हैं, उनमें जो प्रेरणा का तत्व होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं आमतौर पर उनकी सक्सेस स्टोरी या उनकी फेलियर स्टोरी, वो कहीं न कहीं हमको प्रभावित करती है। उनका संघर्ष और ऊँचाई पर पहुँचना, फिर ऊँचाई से नीचे गिर जाना और गिर कर के फिर ऊपर उठना। चाहे आप चक दे जैसी फ़िल्म देख लें, या भाग मिल्खा भाग देख लें, या आप जो अभी क्रिकेट पर फ़िल्म आई थी 1983 वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों पर जो फ़िल्म बनी थी 83, जो कि एक बहुत अच्छी फ़िल्म बनी थी, हालाँकि वो फ़िल्म चली नहीं। लेकिन ऐसी फ़िल्में आपको क्या लगता है आज संयोग से जब हम आज बात कर रहे हैं, तो आज 19 तारीख को फाइनल हो रहा है क्रिकेट का, और हम सब जानते हैं कि पूरा देश जो है इस समय क्रिकेट के खुमार में है, और होना भी चाहिए क्योंकि इंडिया बहुत शानदार खेल दिखाते हुए इस बार फाइनल में पहुँचा है, और हम सबको उम्मीद है कि इंडिया इस बार जो है कुछ कमाल दिखाएगा और शायद तीसरी बार हमारे पास वर्ल्ड कप आ जाएगा, ऐसी हम सबको उम्मीद लगती है। तो ऐसे में जब हम खेलों से जुड़ी फ़िल्मों के बारे में बात करते हैं, चाहे वो मैरी कॉम के ऊपर बनी फ़िल्म हो, या जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया चक दे या भाग मिल्खा भाग, या और भी इस तरह की फ़िल्में हैं। वो कैसे आपको, दंगल जैसी फ़िल्म है, वो आपको किस तरीके से लगता है कि हाँ, हमारे समाज को एक अलग ढंग की सोच के लिए प्रेरित करती है? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। उन फिल्मों में भी एक तरीके का फार्मूला ही चलता है। दिक्कत ये होती है कि हम लोग क्रिटिक हैं और फिर हमें उस तरीके से फिल्में देखनी पड़ती हैं एक विवेचना की तरह से, तो हमें उसके जो गूढ़ तत्व हैं, जो स्थूल तत्व हैं, जो गहराई है और जो सतहीपन है, वो सब कुछ नज़र आ रहा होता है। तो स्पोर्ट्स फिल्मों का भी जो फार्मूला, मुझे तो स्पोर्ट्स फिल्म में सबसे पहली फिल्म याद आती है हिप हिप हुर्रे। अगर आपने देखी हो, प्रकाश झा की फ़िल्म, बिल्कुल, बिल्कुल। जो बहुत सुंदर फ़िल्म थी। पूरी तरह से खेल पे नहीं है वो एक कॉलेज जी। लाइफ़ पे है और टीनेजर्स पे है, लेकिन वहाँ खेल आता है और खेल की भावना आती है और उसके ज़रिए कैसे सुधार होता है, वो सारी चीज़ें दिखाई गई है। और जब भी बायोपिक व बनने लगे ना हिंदी सिनेमा में, तो बायोपिक में माना गया कि अगर हम स्पोर्ट्स प्लेयर्स को लेते हैं ना, तो नॉन कंट्रोवर्शियल होगा इस तरीके से, तो ज्यादातर स्पोर्ट्स बायोपिक इसी तरीके से सामने आए, चूंकि वो नॉन कंट्रोवर्शियल है। और लेकिन स्पोर्ट्स में भी मैं पाल सिंह तोमर का नाम लूंगा, जिसकी चर्चा लोग नहीं करते हैं जानबूझ के। पाल सिंह तोमर भी एक स्पोर्ट्स फिल्म है, लेकिन वो साथ में सोशल रियलिटी को भी साथ ले आती है, बिल्कुल, और वो बहुत जिसकी प्रेरक बात हम फ़िल्म भी नहीं है। करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म है वो। इसी तरीके से अभी स्पोर्ट्स को लेके बहुत सारी फिल्में आई हैं। अभी वो बैडमिंटन खिलाड़ी पे आई, मैरी कॉम का जिक्र आपने किया, चक दे इंडिया तो सबके सामने उदाहरण है। और ऐसी फिल्में जी, सचमुच सानिया और में, साइना दोनों पर आ चुकी फ़िल्में, बिल्कुल सही कहा बिल्कुल, आपने। बिल्कुल। हाँ, जी। तो ये सारी फ़िल्में कहीं न कहीं इंस्पायर तो हमें करती हैं और इनकी लोकप्रियता का एक कारण और भी है कि हम सभी इनके बारे में जान रहे होते हैं। हम सभी इनकी कामयाबियों से परिचित होते हैं, लेकिन जो लिंक हमें छूट गया है, जैसे कि उनके बचपन के बारे में, उनके अभ्यास के बारे में, उनकी अवमानना अपमान के बारे में, ह्यूमिलिएशन जो उनका हुआ है वो नहीं जानते हैं हम। तो ये सारी जब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तब उनका कद हमारी नज़रों में और ऊँचा हो जाता है। फिर हमें लगता है कि वास्तव में इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, क्योंकि आज हम नहीं जानते कि विराट कोहली को जब सचिन ने लिखा कि कैसे विराट कोहली को उनका पाँव छूना पड़ा था, जो पहली बार ग्रीन रूम में आए थे। अब ये बात हम नहीं जानते थे,
लेकिन वो कितनी बड़ी दुविधा या द्वंद रहा होगा विराट का, जब उनको कहा गया होगा कि ये ट्रेडिशन है कि आपको पांव छूना है, जबकि ये प्रैंक था। प्रैंक भी आपको अपमानित करता है, आपको कहीं ना कहीं बेइज्जत करने की कोशिश करता है, तो वो सारी चीजें होती हैं। स्पोर्ट्स इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं या लोकप्रिय होती हैं कि उनकी कहानियों से हम परिचित होते हैं, उनकी कामयाबियों से हम परिचित होते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि वास्तव में उनके जीवन संघर्ष क्या था, उनके बैकड्रॉप में क्या हुआ है। मोटे तौर पे जी जो आप लगातार कह रहे हैं या जिस चीज पे हमारा जोर है कि हिंदी फिल्में क्या प्रेरणा का काम करती है या प्रेरक होती हैं, मैं आपसे 100% सहमत हूं कि हिंदी फिल्में प्रेरक के तौर पे काम आती हैं। हमारी प्रेरणा लेने का, ग्रहण करने का अनुपात या उसका स्तर अलग अलग हो सकता है, और बतौर क्रिटिक हमारी जो स्वीकृति है वो थोड़ी कम होती है। आम दर्शक निश्चित रूप से प्रभावित होता है, और वो कहीं ना कहीं उसकी सोच भी बदलती है, उसके सोचने का अंदाज भी बदलता है। तारे जमी पे जैसी अगर फिल्म आती है तो बहुत सारा भ्रम वो खत्म कर देती है आपका। आप समझ जाते हैं कि आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा था, या बच्चे के साथ क्यों गलतियां हो रही थी, क्यों मैथ में बराबर फेल हो रहा था, क्यों वो हिंदी लिख या लैंग्वेज में क्यों फेल हो रहा है। ये सारी चीजें आप समझने लगते हैं फिर। इसके पहले आपने जबकि ये साइंस रहा होगा, ये व्याधियां जो है लोग जानते होंगे, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं था। मैंने तो एक बार आमिर खान से मजाक में कहा था कि आमिर, आपको एक ऐसी फिल्म करनी चाहिए जिसमें कमोड कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पर होना चाहिए। एयरपोर्ट पे, हवाई जहाज में चढ़ते हुए, या और कहीं भी, जब से यह इंग्लिश कमोड आया है उसके बारे में हम जानते ही नहीं है। आप उस अंदर जाएं, इतनी गंदगी रहती है, लोग सीट गिरा, मतलब छोटी सी बात है। लेकिन अगर एक फिल्म आ जाती है इसके ऊपर ना, जिसमें बता दिया जाए, कलाकार प्रोटेगनिस्ट अपना मजाक उड़ाते हुए ये सारी चीजें बता दे, आप देखिए पूरा देश ट्रेंड हो जाएगा एक साथ। ये सारी चीजें होती हैं, होना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, 12th फेल जैसी। और ऑल इंडिया रैंक तो और भी अद्भुत, इससे बेहतर फिल्म है ऑल इंडिया रैंक। अगर आप देखें, वरुण ग्रोवर की फिल्म है, कानपुर के मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का, जैसे वो भी आईआईटी करना चाह रहा है, लेकिन फिल्म के अंत में जाहिर होता है कि सिर्फ आईआईटी कर लेना ही सक्सेस नहीं है जीवन का। जीवन का सक्सेस ये है कि आप जीवन को कितना जीते हैं और नॉर्मल होके जीते हैं। बाप जो लगातार अपने बेटे के पीछे पड़ा हुआ है कि तुमको सक्सेस होना है, बाद में रियलाइज करता है कि नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम्हारा आईआईटी पास हो जाना ही सब कुछ है। वो स्वीकार कर लेता है अपने बेटे को, अपनी बेटे की मीडियोक्रेसी को स्वीकार कर लेता है वो, और इस तरीके से वो फिल्म ज्यादा बड़ी हो जाती है। आप बगैर बिल्कुल सही आईआईटी कह में रहे हैं। गए हाँ हुए। हाँ जी जी, बिल्कुल आपने ये बहुत बढ़िया आपने बात की, और आपकी इस बात से मुझे शाहरुख खान की एक फिल्म याद आ गई, स्वदेश जो फिल्म है। वो अपने आप में एक अलग ढंग की प्रेरणा देती है कि एक नासा में काम करने वाला आदमी है, वो लौट करके अपने देश आता है और कैसे अपने गांव में जहां से वो निकला है उस गांव की बेहतरी के बारे में सोचता है, और फिर वो वहीं रह जाता है। वो बार बार कोशिश करता है कि मतलब मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन वो धीरे धीरे करके वहां की परिस्थितियों से कैसे अपने आप को उससे सामंजस्य बिठाता है, और कैसे वहां की चीजें उसको आकर्षित करती हैं और कैसे वो वहां रह जाता है। इसी संदर्भ में एक और फिल्म का मुझे जिक्र याद आ रहा है कि चक दे जो फिल्म है शाहरुख खान की, स्पोर्ट्स फिल्मों की आपने बात की, चक दे एक स्पोर्ट्स फिल्म होने के साथ साथ एक व्यापक धरातल पर उसका जो कैनवस है, वो अपने आप में जो हमारे समाज में जो सोच है, एक इंसान की नाकामी और उस नाकामी के साथ में उसकी जो पहचान है, सांप्रदायिक पहचान जो है उसकी, खासतौर से उसको लेकर के जो समाज का नजरिया है, उसको किस तरीके से सामने लाती है, और फिर कैसे वो व्यक्ति अपनी उस तमाम विषमताओं से लड़ते हुए कैसे वो आगे बढ़ता है और एक पूरी टीम बनाता है, कैसे वो टीम जो है उसमें जीत का संचार करता है, जीत की भावना का संचार करता है, कैसे वो विजयी होती है। फारूक साहब, आपके पास आऊंगा अंतिम कमेंट के लिए, क्योंकि हमारे अमिताभ, मैं यहाँ जी पे जी उनकी जी शाहरुख की एक फिल्म कभी हाँ कभी ना का भी जिक्र करना जी, चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कभी ना, बिल्कुल बहुत सही कहा देखे आपने। परिवार में ही बहुत सुंदर, खारिज हो रहा है, परिवार में ही वंचित किए जा रहे हैं एक लड़के जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत सुंदर फिल्म है। आपने और उसका बिल्कुल गाना बिल्कुल भी, अच्छी, बहुत अच्छी फिल्म तूने का उदाहरण दिया हमेशा ऐप देखा, हुनर को न है। जी देखा। जी जी जी, बिल्कुल। जी
वाक़ई में वो बहुत अच्छी फ़िल्म है शाहरुख खान की और उसमें भी वही बात है कि अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि हाँ, आप ज़िंदगी को कैसे जीते हैं, आप उसको लाभ-हानि या कामयाबी-नाकामी के पैमाने से अलग हटकर कैसे देखते हैं। एक अच्छे इंसान की तरह जीना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाए इसके कि एक कामयाब इंसान होना, ये बहुत बड़ी बात है। फारूक साहब आपके पास आऊँगा, हम अपनी बातचीत के आखिरी मोड़ पर हैं। ये जो फ़िल्में हैं, एक तो ये है कि फ़िल्मों का बाज़ार है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जैसे अभी टाइगर 3 लगी हुई है या उससे पहले जितनी भी इस साल एक्शन फ़िल्में आई, सबने बहुत रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस तरह की फ़िल्में आ रही हैं, कहीं न कहीं इनको भी स्वीकृति मिल रही है, इनके बारे में भी चर्चा हो रही है, हम और आप भी इन फ़िल्मों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की फ़िल्मों का जो एक बाज़ार है, वो अपने आप में कहीं न कहीं विकसित हो रहा है या हम कहें कि दोबारा दर्शक इस तरह की फ़िल्मों की तरफ लौट रहे हैं? क्या अच्छा नहीं होता कि 12वीं फ़ेल जैसी कोई फ़िल्म जो है, उसको सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, वो उसको टैक्स फ्री घोषित कर दें, ताकि वहाँ के जो दर्शक हैं, वो उसको देखते हैं और उसका जो एक मुनाफ़ा जैसे कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी को अगर किसी ने टैक्स फ्री किया, उस तरह की फ़िल्मों को टैक्स फ्री करने के बजाय अगर 12वीं फ़ेल जैसी किसी फ़िल्म को टैक्स फ्री किया जाए, तो शायद ज़्यादा दर्शक उसको और ज़्यादा दर्शक मिले। वो फ़िल्म कामयाब हुई है बॉक्स ऑफिस पर। उसने जैसा अजय जी ने कहा कि हाँ, टाइगर 3 के सामने भी टिकी हुई है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की फ़िल्मों को प्रोत्साहन मिले, जैसे पहले एनएफडीसी ऐसी बहुत सारी फ़िल्मों के निर्माण में सहायक होता था, तो क्या आपको लगता है कि सरकार को इस तरह के सिनेमा के बारे में कुछ पहल नहीं करनी चाहिए? देखिए सरकारों को तो बहुत कुछ करना चाहिए, जो कि पिछले 30 साल में लगभग करना बंद कर दिया उन्होंने। जैसे एन एनडीएफसी जो अ, फ़िल्म वित्त निगम था, वो एनएफडीसी। हाँ, तो वो उस मदद देती थी और उसके कारण बहुत सारे फ़िल्मकार, नए फ़िल्मकार जो पुणे इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए थे और या अदरवाइज़ भी जो फ़िल्में बनाना चाहते थे, उनमें से बहुतों को अपनी शुरुआती फ़िल्मों के लिए फ़िल्म वित्त निगम से सहायता मिली और उस सहायता के कारण उन्होंने फ़िल्में बनाई और वो जो दौर था, आप ये समझिए कि 1970 के आस-पास से शुरू हुआ था और लगभग 1990 तक इस तरह की बहुत सारी फ़िल्में बनी। उनको दर्शक कम मिले क्योंकि फ़िल्में बनाने के लिए तो सरकार ने मदद दी। उनको पुरस्कृत करके उनको सम्मानित भी किया, लेकिन उनको दर्शकों तक पहुँचाने के लिए जो सिस्टम था, जो पहले से बना हुआ था, उसी सिस्टम के भरोसे छोड़ दिया गया और इस कारण से ये हुआ कि उस तरह की फ़िल्में नहीं उतनी ज़्यादा दर्शकों तक नहीं पहुँच सकी। उसमें भी कई तरह की फ़िल्में थी, जैसे बासु चटर्जी की फ़िल्म हो, ये श्याम बेनेगल हो, गोविंद निहलानी हो, इन लोगों की फ़िल्में जो थी, वो ज़्यादा कम्युनिकेबल थी और निश्चित रूप से वो बहुत बेहतर फ़िल्में भी थी, लेकिन मृणाल सेन है या कुमार शान नहीं, मणि कौल है या कुमार शानी या इस तरह के और भी कई फ़िल्मकार थे, जो अपने ढंग की फ़िल्में बनाने चाहते थे और जिन्होंने बनाई भी, लेकिन वो दर्शकों तक नहीं पहुँची। कम से कम उस समय तो नहीं पहुँची ज़्यादातर फ़िल्में। जबकि मेरा अपना विचार है कि जैसे साहित्य में केवल एक तरह का साहित्य नहीं लिखा जाता। आप केवल प्रेमचंद नहीं है हिंदी में, प्रेमचंद के अलावा भी बहुत तरह के लेखक हैं। आज भी इसी तरह के हर एक की अपनी शैली है, हर एक का अपना हर एक के पास कहने को अपनी बात है। तो इसी तरह से फ़िल्म के लिए भी है और फ़िल्म में भी मेरा अपना विचार है कि ऐसे बहुत सारे फ़िल्मकार हैं, जो अपने ढंग से फ़िल्म बनाना चाहते हैं और अपने ढंग से फ़िल्म बनाने की उनको एक बेहतर माहौल मिले और उनमें अगर सरकारें मदद कर सकें, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो मैं नहीं समझता कि 1990 के बाद में इस तरह की चीज़ें हुई है क्योंकि अब मान लिया गया है कि अगर आप फ़िल्म बना रहे हैं, तो बाज़ार से पैसा उगाइए। अगर आपकी जेब में पैसा हो, तो उससे बनाइए। सरकारें आपकी कोई मदद नहीं करेगी और सरकारें आम तौर पर नहीं करती। पहले राज्य सरकारें भी बहुत सारी फ़िल्मों के लिए सहायता देती थी, लेकिन अब राज्य सरकारों ने भी मदद करना बंद कर दिया। तो ये तो है, लेकिन उसके बावजूद फ़िल्म का एक बड़ा परिवर्तन हुआ। ये ज़रूर है कि 100-100, 200, 500-500 करोड़ की फ़िल्में भी बन रही है। लेकिन अब इस तरह की तकनीक भी आ गई है, जिसके कारण आप
बहुत अल्प बजट के अंदर भी अपनी पसंद की फ़िल्म बना सकते हैं। और हो सकता है कि वो पठान या टाइगर 3 या उस तरह के बजट की फ़िल्म बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक छोटा-सा महत्वपूर्ण मतलब लोगों के लिए एक बेहतर संदेश और एक बेहतर मनोरंजन भी दे सकें, तो वो काम तो एक छोटे बजट की फ़िल्म भी कर सकती है। जैसे हम इन दोनों फ़िल्मों का देखें तो इनका मुझे नहीं लगता कि इनका कोई बहुत बड़ा बजट होगा। ये जो द ग्रेट इंडियन फैमिली है, वो तो एक बलरामपुर के एक छोटे से दायरे के अंदर चलती है और उसमें विकी कौशल या कुछ ही कलाकार हैं जो जाने-पहचाने हैं। लेकिन फ़िल्म बहुत ही रोचक ढंग से चलती है, ऐसा लगता है जैसे कॉमेडी फ़िल्म हो। लेकिन वो धीरे-धीरे गंभीर भी होती है, लेकिन लगातार वो अपनी बात कहती है। तो ऐसी अब कई फ़िल्में इस दौरान में आई है, जो कम बजट की है और प्रभावी फ़िल्म है। मैं तो सभी देख भी नहीं पाता हूँ, लेकिन उनकी चर्चा में पढ़ता हूँ या उनमें से कुछ देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत कम बजट में बहुत बेहतर फ़िल्म बन सकती है। ओटीटी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके माध्यम से इस तरह की फ़िल्मों का एक पूरा मतलब कहना चाहिए मुझे बाज़ार शब्द की जगह लगता है कि एक पूरा दर्शक समूह पैदा किया जा सकता है। वो दर्शक जी। समूह ज़्यादा गंभीर होगा और वो अंततः धीरे-धीरे वो लोगों को प्रभावित भी करेगा। ये नहीं भूलना चाहिए कि तीसरी कसम जिस समय रिलीज़ हुई, वो नाकामयाब हुई। लेकिन आज 50 साल बाद 50 बल्कि 50 से भी ज़्यादा समय हो गया, 50 साल बाद भी वो चर्चा में है। उसे देखते हैं लोग, उस पर बात करते हैं, उस पर किताबें लिखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप अगर एक बेहतर फ़िल्म बनाते हैं, तो इतिहास में अपनी जगह बना लेते हैं और लोग जैसे इतिहास के पिछले पन्ने पलट कर देखते हैं, उसी तरह से उन फ़िल्मों को भी देखते हैं। जी, और आपने मेरा बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, बहुत अच्छी बात और कही आपने। बहुत आपकी सारी बात से मुझे आपने चूँकि ओटीटी का ज़िक्र किया इसलिए वाक़ई ओटीटी पर ऐसी बहुत सारी फ़िल्मों को जगह मिल रही है और उससे ये उम्मीद है कि एक नया दर्शक समूह तैयार हो रहा है निश्चित तौर पर, जिसकी संवेदनाएँ जो हैं वो सिनेमा की गुणवत्ता की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। वो पैसे का या जो स्टार की चमक होती उसकी उतनी चिंता नहीं करते। अभी नेटफ्लिक्स पर कल ही एक मतलब 18 तारीख को एक सीरीज़ शुरू हुई है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में है और बहुत हुँ, अच्छी सीरीज़ मैंने उसको देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसमें किस तरह से रेलवे के कर्मचारियों ने उस हादसे की रात को किस तरीके से बचाव और राहत के काम में अपनी जान जोखिम में डाल कर के किस तरह से उन्होंने काम किया। ये अपने आप में बहुत प्रेरक है और उसमें भी वही बात है कि सितारे जो हैं उस तरह के नहीं हैं। अगर माधवन और जूही चावला को छोड़ दिया जाए, तो कोई बहुत चर्चित नाम नहीं केके मेनन ब निश्चित तौर पर जाने-पहचाने एक्टर हैं, लेकिन वो कोई बॉक्स ऑफिस अपील वाले या उस तरह के स्टार अपील वाले अभिनेता नहीं हैं। हालाँकि एक्टर के तौर पर उनकी एक अपनी एक बहुत शानदार छवि है और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये जो एक इस तरह के काम हो रहे हैं, ओटीटी पर सामने आ रहे हैं और सिर्फ़ हिंदी में ही नहीं हिंदी से अलग जो भाषाएँ हैं, यानी दक्षिण की भाषाएँ हैं और मराठी में है, बंगाली में है, वहाँ जो सिनेमा बन रहा है, वो वहाँ जो काम हो रहा है, उसका जो दर्शक को मिल रहा है मौका उसको देखने का, उससे निश्चित तौर पर कहीं न कहीं दर्शक की संवेदना जो है वो समृद्ध होती है और जो बात हम कहना चाह रहे हैं जहाँ से हमने अपनी बात शुरू की थी कि वो प्रेरणा का काम करती हैं, आपके जीवन को और बेहतर बनाने का, आपको और संवेदनशील नागरिक बनाने का, एक अच्छा इंसान बनाने का काम करती है सिनेमा और इस तरह की जितनी भी मनोरंजक सामग्री है। तो ये चीज़ जो है ये दर्शक के तौर पर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी सरकार से भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी या किसी भी व्यवस्था से ज़्यादा ज़िम्मेदारी एक दर्शक की है कि वो ऐसी फ़िल्मों को प्रोत्साहन दे। वो देखे कि हाँ, इस सिनेमा में इस तरह के सिनेमा में उसके लिए जीवन में ग्रहण करने लायक क्या बातें हैं, क्या गुंजाइश है और उससे क्या उसके जीवन को कुछ अच्छा हासिल हो सकता है या नहीं। इसके बारे में सोच कर के अगर वो सिनेमा देखेगा और ऐसे सिनेमा को प्रोत्साहित करेगा, तो निश्चित तौर पर हमें कुछ अच्छा मनोरंजन और सार्थक मनोरंजन, साफ-सुथरा मनोरंजन देखने को मिलेगा। आज की बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बातचीत को बहुत धैर्य से देखा, सुना। अगली बार हम फिर हाज़िर होंगे किसी नए विषय के साथ में किसी नए विषय पर सिनेमा संवाद के लिए, तब तक के लिए आपको नमस्कार।
नमस्ते।